नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी अध्याय है 11 नीलकंठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले है निबंध से में पहला प्रश्न, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? हमारा उत्तर होगा नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया और उसकी छाया के समान अर्थात साथ साथ रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा गया। प्रश्न 2, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? हमारा उत्तर है जाली के बड़े घर में पहुंचने पर सभी जीव जंतुओं ने उनका स्वागत नई वधू की तरह किया। कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूमकर गुटरगू की रागनी अलापने लगे। खरगोश के छोटे छोटे बच्चे उनके चारों ओर घूम घूम कर उछलने कूदने लगे। तोता अपनी आंख बंद करके उनकी जांच पड़ताल करने लगा, अर्थात जाली घर में मोर के बच्चों का शानदार स्वागत हुआ। प्रश्न 3, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? हमारा उत्तर होगा जब वर्षा होती है तो काले घिरे बादलों को देखकर नीलकंठ नृत्य के लिए उत्सुक हो जाता है और अपने इंद्रधनुषी पंखों को गोल आकृति में फैलाकर थिरकने लगता है। लेखिका उसके नृत्य में एक विशेष लय, ताल व गति देखकर अत्यंत प्रभावित होती थी। नीलकंठ कभी आगे पीछे दाएं बाएं किसी जगह पर ठहर जाता था। नीलकंठ की ये सभी क्रियाएं लेखिका को मुग्ध कर देती थी। प्रश्न 4, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? हमारा उत्तर होगा यह वाक्य उस घटना की ओर संकेत कर रहा है जब लेखिका चिड़िया बेचने वाले बड़े मियाँ से एक और घायल मोरनी 7 रुपये में खरीद कर लाई थी और उसकी देखभाल करने पर वह ठीक हो गई थी। लेखिका ने उस मोरनी का नाम कुब्जा रखा था। वह स्वभाव से मेल मिलाप वाली न होने के कारण राधा और नीलकंठ का साथ न देख सकती थी। उसने राधा और नीलकंठ के जीवन को कलापूर्ण बना दिया था, जिसका अंत नीलकंठ के मरने के बाद ही हुआ। प्रश्न 5, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? हमारा उत्तर है वसंत ऋतु नीलकंठ की सबसे अधिक मन को लुभाने वाली ऋतु थी। वह आम के वृक्ष पर सुनहली बोर अशोक के लाल पत्तों को पल्लवित होता देखकर उड़ने बैठने को उतावला हो जाता था। अतः वसंत ऋतु में नीलकंठ जाली घर में बंद नहीं रह सकता था। वह इस मतवाले मौसम में नृत्य का आनंद लेना चाहता था। प्रश्न 6, जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे से मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? हमारा उत्तर है बड़े जालीघर के जीव जंतुओं में प्यार की भावना थी, परंतु कुब्जा नीलकंठ पर अपना अधिकार जमाती थी। वह नहीं चाहती थी कि नीलकंठ अन्य जीव जंतुओं के साथ रहे, इसलिए मौका मिलने पर वह अन्य जीव जंतुओं पर वार करती थी। विशेषकर राधा से उसकी ईर्ष्या सदैव बनी रहती। उसके इस व्यवहार के कारण अन्य जीव जंतु कुब्जा से दूर भागते थे या दूर रहते थे। प्रश्न 7, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हमारा उत्तर है वह अत्यंत कोमल हृदय का था। वह किसी को भी दुखी नहीं देख सकता था। वह दया से परिपूर्ण था। वह सबका हमेशा ख्याल रखता था, सबकी मदद करने को हमेशा तैयार रहता था। उसने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाकर अपने मदद से परिपूर्ण भाव का परिचय दिया था। निबंध से आगे में हमारा पहला प्रश्न है, यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़िए। हमारा उत्तर है रेखा चित्र हिंदी साहित्य की एक विद्या है। इसमें किसी प्राणी के बिताए गए समय की घटना को चित्रित किया जाता है। ये चित्र स्वाभाविक होते हैं। इसमें शब्दों को चुन चुन कर रखा जाता है। इसमें भाव तत्व प्रधान होता है। प्रश्न 2, वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल घिर आते हैं तब मोर पंख फैलाकर धीरे धीरे मचलने लगता है। यह मोहक दृश्य देखने का प्रयास कीजिए। तो इस मोहक दृश्य को आप अपने खुद इलाके में कहीं जाकर गाँव में या जंगल के अंदर अपने को ये दृश्य दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर ये छात्र खुद लिखें। प्रश्न 3 है, पुस्तकालय से ऐसी कहानियों, कविताओं या गीतों को खोज कर पढ़िए, वर्षा ऋतु और मोर के नाचने से संबंधित हो। हमारा उत्तर है बरसात का मौसम था। मोर सुंदर पंख फैलाए नाच रहे थे।
पेड़ पर बैठे एक नीलकंठ ने उन्हें नाचते हुए देखा तो सोचने लगा कि काश मेरे भी ऐसे सुंदर पंख होते, तब मैं इनसे भी ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ता। कुछ देर बाद वह मोरों के रहने के ठिकाने पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि मोरों के ढेर सारे पंख जमीन पर बिखरे हुए हैं। उसने सोचा कि यदि मैं इस पंखों को अपनी पूंछ में बांध लूं तो मैं भी मोर जैसा सुंदर दिखने लगूंगा। बिना देर किए उसने उन पंखों को उठाया और अपनी पूंछ में बांध लिया। वह प्रसन्न था, उससे लगा कि वह भी मोर बन गया। वह ठुमकता हुआ मोरों के बीच गया और घूम घूम कर उन्हें दिखाने लगा कि अब उसके पास भी मोर जैसे सुंदर पंख हैं और वह उनमें से ही एक है। मोरों ने जब उसे देखा तो पहचान लिया कि वो तो एक नीलकंठ है। फिर क्या, सब उस पर टूट पड़े। वे उस पर चोंच मारकर मोर पंखों को नोच नोच कर निकालने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने नीलकंठ की पूंछ में से सारे मोर पंख नोच लिए। नीलकंठ के साथीगण दूर से यह नज़ारा देख रहे थे। सारे पंख मोरों द्वारा नोच कर निकाल दिए जाने के बाद दुखी मन से नीलकंठ अपने साथियों के पास गया, लेकिन वे सब उससे नाराज थे। वे बोले, सुंदर पक्षी बनने के लिए मात्र सुंदर पंख ही आवश्यक नहीं, हर पक्षी की अपनी सुंदरता होती है। अनुमान और कल्पना में हमारा पहला प्रश्न, निबंध में आपने ये पंक्तियां पढ़ी हैं कि मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। इन पंक्तियों में एक भाव चित्र है। इसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए कि मोर पंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या क्या समानताएं लेखिका ने देखी होगी, जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर पंख के समान तरंगित हो उठा। हमारा उत्तर है, संगम तट पर गंगा और यमुना के जल में प्रातःकाल उदित होते सूर्य की रश्मियों का सतरंगी प्रकाश जब दिखाई देता है तो पूरा जल सिंदूरी हो उठता है, वह अत्यंत मनमोहक होता है। ठीक उसी प्रकार लेखिका को नीलकंठ की चंद्रिकाओं के गंगा जल में प्रवाहित करते समय आभास हुआ होगा। प्रश्न 2, नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्दाचित्र प्रस्तुत करें। उत्तर में हम लिखेंगे, मेघों की सांवली छाया में नीलकंठ अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर नाचता था। मेघ गर्जन के साथ उसका नृत्य शुरू होता था। जैसे जैसे बूंदों की तीव्रता बढ़ती जाती थी वैसे वैसे ही उसके नृत्य का वेग भी बढ़ता जाता था। इस समय उसकी नृत्य भंगिमा अत्यंत मनोहर लगती थी। भाषा की बात में पहला प्रश्न, रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाइए। सबसे पहला शब्द है गंध। इससे हम बनाएंगे सुगंध, दुर्गंध, गंधहीन, गंध रहित। दूसरा शब्द है रंग। इससे हम बनाएंगे बदरंग, नवरंग, रंगीन, नौरंग और रंगीला। फल से बनाएंगे सफल, निष्फल, फलाहार, फलहीन, फलदार। इसी प्रकार ज्ञान से हम बनाएंगे अज्ञान, विज्ञान, संज्ञान और ज्ञानवान। प्रश्न 2, विस्मयाभिभूत शब्द विस्मय और अभिभूत दो शब्दों के योग से बना है। इसमें विस्मय के य के साथ अभिभूत के अ मिलने से या हो गया। अ आदि वर्ण हैं, ये सभी वर्ण ध्वनियों में व्याप्त हैं। व्यंजन वर्गों में इसके योग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे क प्लस अ बराबर क इत्यादि। अ की मात्रा के चिन्ह के से आप परिचित हैं। अ की भांति किसी शब्द में आ के भी जड़ने से आकार की मात्रा ही लगती है, जैसे मंडल प्लस आकार मंडलाकार। मंडल और आकार की संधि करने पर जोड़ने पर मंडलाकार शब्द बनता है और मंडलाकार शब्द का विग्रह करने यानी कि तोड़ने पर मंडल और आकार दोनों अलग होते हैं। आगे दिए गए नीचे जो शब्द दिए गए हैं शब्दों के संधि विग्रह कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नील प्लस आब यानी कि नीलाभ, नव प्लस आगंतु यानी कि नवागंतुक। इसी प्रकार सिंहासन का विग्रह करके लिखेंगे सिंह प्लस आसन और मेघाच्छन का विग्रह करके लिखेंगे मेघ प्लस आछन। इसी के साथ हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।